चलिए लास्ट टाइम पे अपना 2019 का पेपर हो गया था, 2020 और 21 के पेपर की बात करते हैं पढ़ने। 2020 में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात की जाए राजा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था अपना यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन था कि अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे बेटा 10,000 रुपए के। ये लीजिए साहब, ये 2020 का पेपर है अपना और क्वेश्चन नंबर 4। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी बेटा ₹10,000। ये बेटा रुपीस वर्ड लिखा है यानी कि कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर नहीं है। अब मान लो कि अगर शेयर की कीमत 10 रुपए है तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कैसे हो जाएंगे, 10,000 डिवाइड बाय 10, 1,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पर यहाँ फेस वैल्यू दे नहीं रखी है, अमाउंट लिखा है, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है, ध्यान रखना। आगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है बेटा 1,000 रुपए की, ये भी अमाउंट में ही है। 8% डिबेंचर दे रखे हैं 1250 रुपए के। साथ ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ईबीआईटी दे रखा है। क्या दे रखा है, ईबीआईटी। ईबीआईटी बोल दो या पीबीआईटी बोल दो, बात एक ही है। इसी को याद रखना बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है, ठीक। तो ईबीआईटी दे रखी है अपनी कितनी, 5 लाख रुपए। ये लो साहब। आगे टैक्स की रेट दे रखी है बेटा 50%, ये लीजिए टैक्स से 50%। आपसे बोला है फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट। इजी से क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, 10 नंबर लायक तो क्वेश्चन है भी नहीं, पर ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी है, बढ़िया है। फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो ईबीआईटी, जब भी लीवरेज का क्वेश्चन आए तो अपन को इनकम स्टेटमेंट बनाना। बेटा इनकम स्टेटमेंट कहां का काम आएगा, एक तो लीवरेज में, ठीक। दूसरा काम आएगा अपना बीईपी वाले चैप्टर में, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ, जिसमें पीवी रेशियो ये पढ़ा था, तो वहां पे भी यही काम आएगा फॉर्मेट। आइए साहब, ये लीजिए राजा अपना इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले अपन इनकम स्टेटमेंट में सेल लिखते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो ईबीआईटी आता है। पर यहाँ पे कोई भी सेल वेल नहीं दे रखी, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ईबीआईटी। तो अपन ईबीआईटी से स्टार्ट कर देते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी दे रखा है बेटा 5 लाख, ये सब अमाउंट। ईबीआईटी दे रखा है तो सबसे पहले आई बोले तो इंटरेस्ट, तो सबसे पहले अपन माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, एक तो लोन पे लगेगा और एक डिबेंचर पे लगेगा, याद रखना, लोन और डिबेंचर। लोन को डेट भी बोलते हैं, डीईबीटी। उसी बार लोन की जगह लिख देगा, डेट लिख देगा, मतलब वो भी क्या अपना लोन ही है। अब डिबेंचर है 1250, इस पे इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 8%, तो ये लीजिए साहब 1250 का 8% दीजिए, कितना आ जाएगा, 1250 का 8%, 100 रुपए का इंटरेस्ट है। माइनस कर दीजिए 5 लाख में से 499,900, ये अपना क्या हो गया, ईबीटी हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से अब टैक्स माइनस कर दीजिए, टैक्स कितना है 50%, तो 499,900 का 50% करते हैं बेटा, तो 249950 माइनस कर दीजिए, वापिस वही बचेगा 249950। इसे अपन बोलते हैं ईएटी या इसको पीएटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईबीटी इसको बोलते हैं पीबीटीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज करिए नीचे नोट डाल के लिख देंगे अपन। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखना है तुम्हें, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी का मतलब हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और ईएटी का मतलब हो जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये पर नोट डाल के नीचे लिख दो कि इसकी फुल फॉर्म ये यहां है, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, इसमें से राजा अपना माइनस होता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है, 1000 अमाउंट में है, और ये रेट भी दे रखी है डिविडेंड की रेट है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की रेट है
और डिबेंचर में रेट क्या होती है, इंटरेस्ट की रेट होती है। तो 10% कीजिए इसका, तो 24985 ये हो गया अपना इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये फुल फॉर्म लिखो, इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डन है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कैसे डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वैसे यहां दे नहीं रखे, अगर मान लो मैं शेयर 10 रुपए का है तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000 डिवाइड बाय 10 यानी 1000 शेयर। वैसे इसने पूछा नहीं है पर कर लो, ये लीजिए 249.85 जो आएगा बेटा उसे बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर। एक नंबर के लिए याद रखना, बहुत सी बार पूछता है कि ईपीएस क्या होता है, व्हाट इज ईपीएस। तो ईपीएस याद रखना, ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर, कि जब इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, एक नंबर में पूछे। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, इस क्वेश्चन में जो पूछा उसने पूछा है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज बेटा, लीवरेज तीन तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा ईबीआईटी बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। और बेटा ये 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड किया वो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नीचे, ये पूरे के नीचे नहीं है, ध्यान रखना। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ईबीआईटी जो दे रखा है वो दे रखा है 5 लाख, ईबीआईटी है 5 लाख, इंटरेस्ट कितना दे रखा था, शायद 100 रुपए था, ये रहा इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये रहा 100 रुपए, 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1, अब टैक्स रेट यहां दे रखी है 50%, तो इसका परसेंटेज हटाएंगे ना बेटा तो 50/100 करते हैं, तो ये आएगा 0.5। ये लीजिए 0.5। अब सोल्व कैसे करना है, देखो ऊपर तो 5 लाख, 5 लाख में से 100 गया तो ये बचा 499,900। इसको सोल्व कीजिए 100, 1 में से 0.5 गया तो 0.5, फिर वही 5 ले बेटा, कैलकुलेशन ढंग से करना, गलती मत करना। करो डिवाइड, तो ये आ जाएगा 200, ये 200, बस सोल्व कर लो। तो 499,900 माइनस 200 और 5 लाख डिवाइड बाय ये, तो ये आ रहा है 1। ये लीजिए साहब, फाइनेंशियल लीवरेज क्या आ गया तुम्हारा 1 आ गया, 1.006, तो आप 1 लिख सकते हो यहाँ पे। डन है। तो ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिर्फ क्या पूछा था इसने, फाइनेंशियल लीवरेज। बेटा लीवरेज में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक डिविडेंड पॉलिसी में से क्वेश्चन आएगा, साथ ही रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। कोई दिक्कत इसमें? लो स्क्रीनशॉट फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, ये पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से पूछा है कि घनश्याम लिमिटेड इशू 1010% प्रेफरेंस शेयर। अब बेटा इस 1000 के आगे अमाउंट का साइन नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, तो ये लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अपनी, तो वो दे रखे 1000 प्रेफरेंस शेयर है और एक शेयर है 100 रुपए। आगे कॉस्ट ऑफ इशू, ये लीजिए साहब, कॉस्ट ऑफ इशू की अगर बात की जाए तो ये लीजिए कॉस्ट ऑफ इशू 3 रुपए पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इशू को वो शेयर इशू एक्सपेंसेस के नाम से भी दे सकता है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है, यानी कि केपी निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? केपी फाइंड आउट करना है। इफ दिस शेयर आर इशूड एट पार, अगर इस शेयर को आप इशू कर रहे हो बेटा एट पार या फिर एट डिस्काउंट
5% या फिर एक प्रीमियम @10%। और जो टैक्स रेट गिवन है वो दे रखी है 50%। टैक्स रेट कितनी दे रखी है? 50%। देखिए सेम डिबेंचर में भी सेम फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, बस डिबेंचर में अपन इंटरेस्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल में क्या लिखेंगे? डिविडेंड लिखेंगे। ठीक है, अब रही बात, यहाँ पे दो फॉर्मूले थे, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। रिडीमेबल की मैंने पहचान बताई थी कि नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये इनरिडीमेबल है। इनरिडीमेबल है यानी अशोधनीय है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। साथ ही अब दिक्कत आ रही है आफ्टर टैक्स निकालना है या बिफोर टैक्स निकालना है। जनरली जो फॉर्मूले वो सारे आफ्टर टैक्स के हैं, लेकिन बेटा उसने टैक्स रेट दिए तो आफ्टर टैक्स भी निकालना है और बिफोर टैक्स भी निकालना है। अगर वो टैक्स रेट नहीं देता है तो फिर बिफोर टैक्स अपन यहाँ पे नहीं निकालते। देखिए एपी के अगर फॉर्मूले की बात की जाए बेटा, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल सबसे पहले आफ्टर टैक्स निकलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। तीनों में निकालेंगे पर 8 पार 8 डिस्काउंट 5% और 8 प्रीमियम 10%। ठीक, अब जो चीजें पर को निकालनी वो निकाल लेंगे। एक तो मुझे डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड के डी बोले तो डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो पर शेयर आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। फेस वैल्यू दे रखी है बेटा 100 और डिविडेंड की रेट दे रखी है 10%, तो ये लीजिए 10 रुपए। डन। साथ ही मुझे यहाँ पे नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा, तो ये लीजिए नेट प्रोसीड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपी। तीनों केस में निकाल लेते हैं, 8 पार 8 डिस्काउंट 5%, 8 प्रीमियम 10%। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू दे रखी है 100। एक शेयर इशू एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ इशू, तो वो माइनस कर देते। ये लीजिए कॉस्ट ऑफ इशू कितने रुपए दे रखी थी? 3 रुपए, तो सब में से 3 रुपए माइनस हो जाएगा। डन। कॉस्ट ऑफ इशू के बाद डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट दे रखा है 5%, तो 8 पार में तो लिखने की जरूरत नहीं, प्रीमियम पे आएगा ही नहीं, तो ये जो 5% रेट दे रखी है और 10% ये हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगी, जो भी रेट गिवन रहेगी। बहुत सी बार वो कॉस्ट ऑफ इशू को भी वो परसेंटेज में दे सकता है कि 1% है, तो जो 1% निकालो वो फेस वैल्यू पे ही निकालना है। आइए, तो 100 का 5% अगर करते तो 5 रुपए का डिस्काउंट। प्रीमियम प्लस होता है, तो ये लीजिए प्रीमियम 10%, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। करिए, यहाँ आ जाएगा 97, यहाँ आ जाएगा 92, यहाँ आ जाएगा 107। डन है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। 8 पार में अगर डिविडेंड की बात करें तो बेटा डिविडेंड अपन ने निकाला था 10 रुपए। नेट प्रोसीड 8 पार में नेट प्रोसीड थी अपनी 97 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 97 इनटू 100, ये आ गया बेटा 10.31%। ठीक, आगे बढ़ते डिस्काउंट की बात करते तो वही डिविडेंड तो अपना 10 रुपए है, नेट प्रोसीड दे देते डिस्काउंट वाली वो 92 है और इनटू 100, तो 10 डिवाइड बाय 92 इनटू 100, तो ये आ गया 10.87%। इधर की बात करते तो डिविडेंड 10 रुपीज है, नेट प्रोसीड है अपनी 107 इनटू 100, तो ये लीजिए 10 डिवाइड बाय 107 इनटू 100, ये आ गया 9.34%। 35 के लिए तो चलेगा। ये तो हुआ है आफ्टर टैक्स।
अब जब टैक्स रेट दे रखी तो बिफोर टैक्स भी निकालना पड़ेगा अपन, तो केपी बिफोर टैक्स बीटी। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा केपी आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये लीजिए साहब निकाल लेते हैं फॉर्मूला। 8 पार 8 डिस्काउंट 8 द रेट 5%, 8 प्रीमियम 8 द रेट 10%। आइए क्या फॉर्मूला है केपी आफ्टर टैक्स? तो 8 पार में केपी आफ्टर टैक्स थी 10.3, 1 माइनस टैक्स रेट है 50%। अगर इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 0.50, तो 1 माइनस 0.50, इसको सोल्व कर लीजिए। तो 10.31 डिवाइड बाय 0.5, तो ये आ गया 20.62%। पहले दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। ए डिस्काउंट की बात करते तो ए डिस्काउंट में बिफोर टैक्स का अपना आफ्टर टैक्स का 10.87 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.50, तो कितना आ जाएगा 10.87 डिवाइड बाय 50%, तो यह आएगा 21.74%। सेम यहां करना है प्रीमियम में, तो प्रीमियम में बिफोर आफ्टर टैक्स था 9.34, 1 माइनस 0.50, तो 9.34 डिवाइड बाय 50%, तो यह आएगा 18.68%। ये इतना सा क्वेश्चन पूछा था 10 नंबर। डन। तो लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा बेटा है डिविडेंड पॉलिसी का पूछा है। डिविडेंड पॉलिसी में वो दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो वोल्टर का फॉर्मूला पूछेगा प्रैक्टिकल में, और इस बार बेटा प्रैक्टिकल आने के पूरे चांस है डिविडेंड पॉलिसी में। तो बहुत सी बार तो 10 नंबर में दे देता है, बहुत सी बार कितने में दे देता है 20। तो याद रखना है, तो वोल्टर का फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करना है और एमएम अप्रोच वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, ये दो तो याद रखने ही है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार पढ़िए, डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? वोल्टर के फॉर्मूला पूछेगा वो जब भी पूछता है अधिकतर। पढ़िएगा। आइए साहब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है कि द पार वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर दे रखी है 100 रुपए, यानी कि पार वैल्यू बोले तो फेस वैल्यू दे दी इसकी 100 रुपए। आगे द कंपनी अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है ईपीएस दे दिया आपको 15 रुपए। ईपीएस कितना दे दिया? 15 रुपए दे दिया। द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग, और ब्रैकेट में लिखा है आर, इसे आर बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन अर्निंग। तो आर दिया हुआ है बेटा, वो दे रखा है 20%। व्हाइल द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, और ब्रैकेट में बेचारे ने लिख दिया केई, तो ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन रेट हो जाए या कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाए या डिस्काउंट रेट हो जाए, सबका मतलब केई होता है। केई वो कितना दे रखा बेटा? 15%। ठीक। आगे the following are the alternative before the management regarding the distribution of dividend to have a payout ratio। dividend payout ratio दे रखा है, कितना दिया हुआ है? डीपी रेशियो बोल दो इसको, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कितना डिविडेंड देना है? 60%, एक ऑप्शन है 40%, एक ऑप्शन है 20% और एक ऑप्शन है 0%। इन द अबव सर्कमस्टेंसेस व्हिच अल्टरनेटिव यू कंसीडर द बेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे बेटा वोल्टर का फॉर्मूला लगाना है। काय का फॉर्मूला लगाना है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो वोल्टर की गिवन है। डिविडेंड दे रखा है, अपन डिविडेंड निकालेंगे, कई दे रखा है, आर दे रखा है। अगर मैं मार्केट प्राइस निकालूं और कौन से फॉर्मूले से? वोल्टर के फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला होगा बेटा डिविडेंड प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के। जब फॉर्मूला लिखो तो इनकी फुल फॉर्म साइड में लिख देना कि डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर बोल तो ईपीएस, के का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट, आर का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग।
ये अपन ने साइड में लिख दिया। डन है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, सबसे पहले अगर बात करें तो 60% इक्वल टू 60%। फिर इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। नेक्स्ट इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो वो कितना है 20%। और नेक्स्ट अगर बात करें इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू 0%। समझना, अगर डीपी रेशियो की मैं बात करूं तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100। डन है। बराबर होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब मुझे डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है और ईपीएस दे रखा है, मुझे डी बोले तो डीपीएस निकालना, डिविडेंड पर शेयर। तो क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर। तो डिविडेंड डीपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अगर यहाँ की बात करें तो बेटा यहाँ डिविडेंड कैसे निकलेगा, ईपीएस दे रखा अपना 15 और ये है 60%, तो 15 छके 90 यानी कि 9 रुपए। इधर की बात करते हैं डिविडेंड की, तो यहाँ 15 रुपए ईपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% यानी कि 6 रुपए। इसकी बात करते हैं तो यहाँ डिविडेंड हो जाएगा 15 इंटू 20% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड। और यहाँ तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, 0 की बोला है। डन है। तो डी है अपने पास आर, ये रहा आर, परसेंटेज हटाओ तो 20 डिवाइड बाय 100 ये हो गया 0.20। के में भी परसेंटेज हटाओ तो 0.50। डन। बाकी तो सब चीजें दे रही थी तो लगा लीजिए फॉर्मूला। सबसे पहले डी, तो यहां डी है 9, आर दे रखा अपना 0.20 डिवाइड बाय के अपना 0.15, ईपीएस है 15, डिविडेंड है 9 डिवाइड बाय 0.50। इसको सोल्व करना है। तो ये आ रहा है 113.33। एक बार मैं भी देख लेता हूं, 0.2, 0.15 और इंटू 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 0.15, 113.33। कैलकुलेटर पे कैसे सोल्व करोगे, 0.20 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 15 में से 9 जाता है तो 6 प्लस ये 9 डिवाइड बाय 0.15 और इक्वल का बटन दबा दो। सेम कंसेप्ट किया, पूरा ही सेम फॉर्मूला है, बस 9 की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है। ये 6 प्लस 0.20 डिवाइड बाय 0.15 अंडिंग 15 माइनस डी की जगह 6 और 0.15। सेम कंसेप्ट यहाँ 3 प्लस 0.20 डिवाइड बाय 0.15 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 0.15 और सेम कंसेप्ट इधर हो जाएगा, 0 है डिविडेंड तो 0.20 डिवाइड बाय 0.15, ईपीएस 15 है, डिविडेंड 0 है, के 15। सोल्व कर लीजिए, कितना आंसर बता दो। सेकंड का आंसर कितना रहा है, 120। इसका आ गया बेटा 120। उसकी बात करें तो 0.20 0.15 इंटू 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 0.15 126.67। ठीक। उधर की बात करें तो 0.20 0.15 गुणा 15 डिवाइड बाय 0.15 133.33। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 11 कैपिटल मछली का क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 20 नंबर में पूछा है। पर ये एक ही क्वेश्चन पूछा था ये 2020 के पेपर में सेक्शन सी में, बाकी तीनों क्वेश्चन थ्योरी के दिए। तो ध्यान में बेटा एफएम में अपन को थ्योरी भी पढ़ के जानी है। कुछ क्वेश्चन में भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट थ्योरी के,
आपको आरबीटी में मिल जाएंगे, ढूंढना उनको। आइए साहब क्वेश्चन नंबर 11, कि रहीम लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट 5 लाख। रहीम ने जो एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख रुपए, यानी कि इसे बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है अपना कितना 5 लाख रुपए, डन है। इसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। अगर एनपीवी निकालते हो तो इसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। आगे द एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू इज 0। साल्वेज वैल्यू को बेटा स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू बोल सकता है या स्क्रैप वैल्यू। ये दे रखी है 0। द टैक्स रेट दे रखी है 40%, ये लीजिए साहब, टैक्स रेट आपको दे रखी है 40%। आगे द कंपनी यूज एसएलएम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी है यहाँ पे, डेप आपको लगाना है एसएलएम मेथड से, ठीक। और बेटा आपने डब्ल्यूडीपी वाले क्वेश्चन बुक में है भी नहीं, तो अपन को एसएलएम वाले क्वेश्चन ही करने। ऐसे एक क्वेश्चन मैंने कैपिटल बस्टिंग का आगे वाले पेपर में करवाया था, या तो फर्स्ट वीडियो में होगा, तो वहां भी एसएलएम मेथड ही। आगे क्या दे रखा है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स कैश फ्लो दे रखा है आपका CFBT लिखा उसने, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, मतलब वो ये पीबीडीटी दे रखा है। क्या दे रखा है, पीबीडीटी। ईयर दे रखे है 5, तो ये लीजिए ईयर है 1 2 3 4 5। पीबीडीटी दे रखा है इसने 1 लाख 150 150 और 250। आपसे बोला है कि डिटरमाइन करो, तो पेबैक पीरियड निकालना है और एक एआरआर निकालना है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अगर बात की जाए बेटा तो दोनों ही इजी है। पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड के लिए मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए, और एआरआर के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीबीडीटी दे रखा है, मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए। तो चलिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं और पीएटी भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए सब, सबसे पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी एंड पीएटी। ईयर दे रखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और ये लीजिए फिफ्थ ईयर। सबसे पहले दे रखा है बेटा पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। पहले दो में 1 लाख है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख है, सेकंड ईयर में भी 1 लाख है। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 1.5 लाख दे रखा है, यानी कि 150 150। फिफ्थ ईयर की बात की जाए तो वो दे रखा है 2.5 लाख। डन। माइनस सबसे पहले करना है अपन को डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अगर बात की जाए तो ये लीजिए साहब, मैं यहां डेट निकाल लेता हूं। तो ये सारे वर्किंग नोट देने हैं ना अपन को डेप्रिसिएशन का। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट की बात करें तो ये देने की है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ देखे तो ये 5 साल दे रही, तो आप 5 से डिवाइड करो तो ये आ गया 1 लाख। कोई दिक्कत, रख दीजिए यहाँ 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख माइनस होगा, ये माइनस 1 लाख, इधर माइनस हो जाएगा राजा बेटा 1 लाख, यानी कि सब में से 1-1 लाख माइनस करना है डेप्रिसिएशन। ये लीजिए सर 1 लाख माइनस करेंगे तो जो आएगा उससे बोलेंगे अपन पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नील हो गया, नील 50,000, इधर भी 50,000 और इधर 150, यानी कि 1.5 लाख। डन है। आगे की बात करते हैं इसमें, पीबीटी के बाद माइनस होगा टैक्स, और टैक्स की रेट दे रखी है 40%। तो वही पीबीटी का 40%, तो नील का तो नील, नील का नील, इसका 20,000, इसका भी 20,000,
और इसका हो गया 60,000। डन है। ये लीजिए साहब, ये आ गया अपना पीएटी नील नील 30,000 30,000 और ये हो गया 90,000 प्लस इसमें वापस से अपन प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन 1,00,000। मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है कि डेप्रिसिएशन प्लस क्यों किया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। 1,00,000 1,00,000 ये लीजिए 1,00,000 और ये लीजिए राजा बेटा 1,00,000। एक लाख, ये 1,00,000 आ गया, ये 130 31, इधर भी 31 और इधर 190 190। इसे बोला जाता है CFA, यानी कि अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया CFA आ गया। क्वेश्चन एक तो पेबैक पीरियड पूछा और ARR पूछा है, तो मैं पहले ARR निकाल लेता हूं। ARR बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि PAT डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, मुझे एक चीज निकालनी, सबसे पहले निकालना है मुझे एवरेज एनुअल PAT। तो PAT देखो कहां है, ये रहा PAT। सबको जोड़ो 0 0 यानी कि नील नील, फिर आ रहा है 30, फिर 30 और फिर आ रहा है 90। एवरेज निकालते तो जितनी ऊपर संख्या है उससे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, ये 5 से डिवाइड, तो ये हो गया 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 5, 30,000 30,000। डन। फिर मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकालना है बेटा, तो ये लीजिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसका जो फॉर्मूला है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसे कॉस्ट भी बोलते हैं अपन, प्लस स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू बोल दो, इसे रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल अगर हो तो। पर यहाँ क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं है तो यहाँ प्लस करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5 लाख, इसके वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 2.5 लाख। कोई दिक्कत? 2.5 लाख की वैल्यू है, तो एवरेज एनुअल PAT 30,000 है, इधर वैल्यू दे रखी है 2.5 लाख गुना 100, तो 30,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख गुना 100, ये आ गया 12%। डन है। ये तो अपना निकल गया क्या बेटा ARR। साथ में उसने पेबैक पीरियड भी पूछा है, तो पेबैक पीरियड के लिए मुझे CFAT चाहिए है, तो आइए पेबैक पीरियड भी निकाल ही लेते साथ के साथ ही। ये इधर वाला रफ कर रहा हूं मैं ना, CFAT चाहिए मेन अपन को। सेकंड बात करते हैं अपन पेबैक पीरियड। सबसे पहले ईयर लिखेंगे तो ईयर 5 दे रखे, तो 3 4 और ये 5। फिर लिखेंगे CFAT, कितना दे रखा है, पहले में 1 लाख, दूसरे में भी 1 लाख, तीसरे में 130, चौथे में भी 130 और पांचवें में दे रखा है 190। फिर निकालते थे अपन क्यूमुलेटिव CFAT। कैसे निकलता है, आइए क्यूमुलेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख है तो 1 लाख को लिखा जाएगा यहाँ पे, फिर 1 लाख में नेक्स्ट वाला 1 लाख जोड़ दो तो ये हो गया 2 लाख, फिर 2 में 31 जोड़ दो तो ये हो गया 330, फिर इसमें 130 जोड़ दो तो ये हो गया 4,60,000, और ये लीजिए 4,60,000 में 190 जोड़ दो तो 6.5 लाख। अब पेबैक पीरियड क्या होता है कि जो मैंने मशीन पे पैसा खर्च करा है 5 लाख रुपए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख था,
वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले साल में तो 1 लाख रुपए रिकवर हुए, दूसरे में 2 लाख। अब 5 लाख कहां पे आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। यानी कि जो मेरा पेबैक पीरियड का आंसर रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या था? कंप्लीट ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव CFAT ऑफ कंप्लीट ईयर डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर CFAT। कंप्लीट ईयर 4 और 5 है, तो ये वाला कंप्लीट है क्योंकि 4 तो होने ही वाला है, इनके बीच में आएगा तो 4.5 4.2, तो 4 तो कंप्लीट ईयर हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना 5 लाख है, क्यूमुलेटिव CFAT और कंप्लीट ईयर, ये रहा कंप्लीट ईयर, इसकी क्यूमुलेटिव CFAT है 4,60,000 डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर CFAT, तो 4 के बाद नेक्स्ट ईयर है 5, इसका CFAT दे रखा है 1 लाख। तो कीजिए कितना आएगा? तो 40,000 डिवाइड बाय 190 प्लस 4, तो ये आ गया अपना 4.21 ईयर। डन है? ये लीजिए साहब, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11। साथ ही बेटा ये अपना 2020 का पेपर भी क्या हो गया? कंप्लीट। अगर 2020 के पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते तो 20 नंबर का क्वेश्चन था, एक 10 नंबर का लीवरेज का था, एक प्रेफरेंस शेयर का लीवरेज का था और एक डिविडेंड का लीवरेज का, यानी कि 30 और 20 50 नंबर का पेपर क्या आया था? प्रैक्टिकल आया था, यानी कि बाकी थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। आते हैं बढ़ते आगे 2021 के पेपर की ओर, ये नोट डाउन करो, फिर 2021 के पेपर की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। 2021 का पेपर है अपना अंतिम पेपर है, ठीक। पढ़ते हैं 2021 के पेपर में। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो एनालिसिस का आया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो करना है, क्विक रेशियो करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो करना है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो करना है। आइए अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है? पेपर 2021 से क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार पढ़ो, बैलेंस शीट दे रखी होगी, ये लीजिए 2021 क्वेश्चन नंबर 3 कि फ्रॉम द फॉलोइंग, एक तो करंट रेशियो निकालना है, तो ये लीजिए साहब करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा तुम्हें वहां फुल फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। दूसरा पूछा है क्विक रेशियो, बेटा क्विक रेशियो के दो नाम होते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तीसरा पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO। RFO मतलब सेल होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ RFO दे रखा है तो फिर कॉस्ट ऑफ RFO यूज करेंगे, अदरवाइज RFO यूज करेंगे, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। चौथी बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो वही से कॉस्ट ऑफ RFO। बेटा कॉस्ट ऑफ RFO ना, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री को वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकता है, इन्वेंट्री को क्या बोल सकता है? वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल सकता है। चलिए अब इन सब एक एक चीज को करो, फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट में क्या करना है? बैलेंस शीट में सब दे रखा है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 70,000, तो एक तो यहां यूज होएगा 70,000, एक इधर यूज होएगा 70,000। ये तो कॉस्ट ऑफ RFO हो गया। ओपनिंग इन्वेंटरी भी दे रखी है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंटरी अपनी यहां काम आएगी तो यूज कर लेंगे। सबसे पहले करंट एसेट से, तो बेटा ये लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट में क्या क्या है। कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट में देखो असेट साइड में सेकंड नंबर पे दे रखा है करंट एसेट, इन सबको लिख दो। पहला तो क्या दे रखा है? इन्वेंटरी दे रखा है, वो दिया हुआ है 58,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है
7,000। अच्छा थोड़ा सा उल्टा लिखिए पहले। इन्वेंट्री दे रखी 7,000, वो नॉन करंट एसेट दे रखी थी, ठीक है। और रही बात ट्रेड रिसीवेबल है बेटा 4,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 3,000। तो कितना हो गया? 14,000 की मेरी करंट एसेट्स। डन। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये लीजिए, दूसरे नंबर पे अपन निकाल लेते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड दे रखा है, देखो करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो उसी का टोटल कर लो। तो एक तो ट्रेड पेबल है पर उसको लिखना है, 10 नंबर चाहिए अपन को क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर में जोड़ के बस डायरेक्ट आंसर निकाल दो। तो ये लीजिए ट्रेड पेबल है, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वो दे रखा है 2,000। तो ये हो गया टोटल 7,000। डन। तो करंट एसेट्स आगे करंट लायबिलिटी, एक लिक्विड एसेट चाहिए, तो ये लीजिए तीसरे नंबर पर अपन निकाल लेते हैं लिक्विड एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिक्विड एसेट का कोई इजी से फॉर्मूला, करंट एसेट तो टोटल करंट एसेट से 14,000, इसमें से आपको स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस करना है जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है, वो दे रखी है 7,000। साथ ही इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हो और एडवांस टैक्स भी माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो ये मेरा कितना हो गया 7,000। ये लिक्विड एसेट्स। फोर्थ लिक्विड एसेट्स आगे कॉस्ट दे रखी वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले की बात करें तो इसे बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेटा जो करंट रेशियो है इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो करंट एसेट दे रखी है 14,000, करंट लायबिलिटी दे रखी 7,000, तो ये लीजिए 7,000। वर्किंग कैपिटल भी निकल गई। अब निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, तो ये लीजिए 5वें नंबर पे अपन निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। बेटा कहीं भी एवरेज निकालना हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट के नीचे दे रखी है, कितनी है? शायद ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 13,000। और बेटा जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री गिवन होती है वो हमेशा क्लोजिंग होती है, इसे क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में दे रखी है 7,000 की, ये डिवाइड बाय 2, तो 20/2 यानी कि 10,000। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। करंट एसेट्स 14,000, करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी? 7,000, तो ये तो हो गया 2:1। क्विक रेशियो लिक्विड एसेट दे रखी है 7,000, करंट लायबिलिटी दे रखी है 7,000, तो ये हो गया 1:1। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल है 7,000, तो ये आ गया 10 टाइम्स। बेटा जितने भी टर्नओवर रेशियो सबके पीछे टाइम्स लिखना है। एवरेज इन्वेंट्री है 10,000 की, ये आ गया 7 टाइम्स। डन है। तो इजी से ही क्वेश्चन पूछा था, इतना कोई दमदार क्वेश्चन नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जो कि लीवरेज का क्वेश्चन पूछा है, इजी से क्वेश्चन पूछा है। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आरबीडी ये लीजिए साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है कि श्याम इंटरप्राइजेज हैज अ टर्नओवर 15 लाख। बेटा टर्नओवर का मतलब सेल ही होता है, इसको आरएफओ भी बोलते हैं। तो ये लीजिए टर्नओवर, टर्नओवर को हम बोलते हैं सेल, इसी को बोलते हैं आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दे रखा है 15 लाख। कितने का दे रखा है? 15 लाख का। आगे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 8 लाख की, तो ये लीजिए वीसी बोले तो वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख। बेटा जब समरी बनाओ तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, और कोशिश करना है कि अपन को करनी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 लाख की, तो ये लीजिए फिक्स कॉस्ट दे रखी है राजा बेटा 3 लाख। फिक्स कॉस्ट के बाद करते हैं डिबेंचर वर्थ 3 लाख एट 12% पर एनम, तो 12% डिबेंचर दे रखे हैं कितने लाख के? 3 लाख रुपए।
अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, और नीचे दे रखा है टैक्स रेट। टैक्स रेट दे रखी बेटा 30%। तो मैंने बोला था इसमें अपने क्या बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनेगा जब भी लीवरेज का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए साहब, सबसे पहले बात करते हैं पर इनकम स्टेटमेंट। सेल दे रखी है 15 लाख, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वो दे रखी है 8 लाख। तो 15 में से 8 गया तो ये बचा 7 लाख। इसे बोल देंगे कंट्रीब्यूशन। फुल फॉर्म लिखना तुम, कंट्रीब्यूशन बोले तो सी, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, माइनस किया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 3 लाख, तो 7 लाख में से 3 लाख गया तो फोल्ड है। इसे बोला जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस इसमें से करा जाता है इंटरेस्ट। ये लीजिए, डिबेंचर है 3 लाख है, क्योंकि डिबेंचर और लोन पे इंटरेस्ट जाता है। रेट दे रखी इंटरेस्ट की कितनी 12%, तो ये हो गया 36,000। माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ईबीटी। तो 4 लाख माइनस 36,000 करते हैं बेटा, तो ये आ गया 3,64,000। डन। इसके बाद माइनस किया जाता है टैक्स। टैक्स की रेट दे रखी है 30%, तो लगा दीजिए 3,64,000 का 30%, तो ये आ गया 109233। माइनस कीजिए तो ये आ गया 254,800। इसे बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहाँ प्रेफरेंशियल दे नहीं रखा है, तो इससे आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन दे रखा है 7 लाख, ईबीआईटी दे रखा है अपना 4 लाख, तो ये हो गया 7/4 1.75। डन। नेक्स्ट पूछा उसने फाइनेंशियल लीवरेज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और 1 माइनस टैक्स रेट। ईबीआईटी की बात की जाए तो वो 4 लाख दे रखा है, फिर डिवाइड में ईबीआईटी 4 लाख है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 36,000 है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं दे रखा है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 लाख डिवाइड बाय 3,64,000, तो कितना आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 3,64,000 करते तो ये आ गया 1.09। बस पूछे तो ये दो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा और निकालो। अगर कंबाइंड लीवरेज पूछता तो ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज अपना 1.75 और ये है अपना 1.09, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 1.75 1.09, तो ये हो गया बेटा 1.9075। ये पूछा नहीं है। डन है। तो ये लीजिए बेटा, इजी से ही क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड नहीं था। तो ये लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, ये भी इजी से क्वेश्चन पूछा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का, बीईपी और प्रॉफिट वाले का, पीवी रेशियो वाले चैप्टर का। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, पढ़ो एक बार। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 कि द पीवी रेशियो ऑफ राज लिमिटेड 50%। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो दे रखा है 50%। बेटा अगर पीवी रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, वो भी 50, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है 100%। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा 100%। आगे बढ़ते हैं,
एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, एमओएस दे रखा है 40%, तो ध्यान दे बीईपी कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि बीईपी और एमओएस दोनों का टोटल कितना होता है 100%। आगे द फर्म सोल्ड 500 यूनिट कितने रुपए में 5 लाख रुपए में बेच दी। अगर सेल की बात करें तो सेल दे रखी है 5 लाख और कितनी यूनिट बेच रहे हैं 500 यूनिट, तो क्या मैं बेटा सेल प्राइस निकाल सकता हूँ क्या? हाँ साहब, ये लीजिए सेल प्राइस 5 लाख अमाउंट है, 500 यूनिट बेचा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 1000 रुपए में लिखा है सेलिंग प्राइस एक यूनिट की। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। सेल निकालनी आपको, एक तो बीईपी निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है वो, एक नेट प्रॉफिट निकालना है। ये लीजिए साहब, नेट प्रॉफिट के आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर में। अगर बीईपी की बात करें अमाउंट में लिखेगा तो टोटल सेल, उसको आप डायरेक्ट गुणा कर दो बीईपी जो परसेंटेज में गिवन। टोटल सेल अपनी दे रखी है 5 लाख रुपए, बीईपी कितना है 60%, आगे 3 लाख, यानी कि टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल में बीईपी और एमओएस है। अगर 5 लाख में से 3 लाख बीईपी है तो 2 लाख मेरा क्या हो जाएगा एमओएस हो जाएगा। वैसे उसने एमओएस पूछा नहीं है, या फिर डायरेक्ट 5 लाख का 40% करोगे तो 2 लाख मेरा क्या जाएगा एमओएस। साथ ही उसने पूछा है नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट भी बहुत इजी है, फॉर्मूला लिखते हैं सेल इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर सेल की बात करो तो सेल है 5 लाख रुपए की, पीवी रेशियो की बात की जाए तो कहां है अपना पीवी रेशियो 50%। मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं पर मेरे पास बीईपी है और बीईपी में फिक्स कॉस्ट यूज होता है, तो अगर मैं बीईपी का फॉर्मूला लगाऊं, बीईपी अमाउंट, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बीईपी दे रखी है 3 लाख रुपए की और इनटू 100 भी होता है ना, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, पीवी रेशियो कितना दे रखा है 50%। अब अगर मैं यहाँ परसेंटेज लगाता हूं तो यहाँ से 100 हट जाएगा, और अगर परसेंटेज भी लगाऊंगा तो यहाँ इनटू 100 होगा, तो अपन परसेंटेज लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो फिक्स कॉस्ट बराबर हो गया 3 लाख का 50%। तो ये लीजिए फिक्स कॉस्ट हो गया 5 3 15 1.5 लाख रख दीजिए, तो 5 लाख का 50% हो गया 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख करते हैं तो ये हो गया 1 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया नेट प्रॉफिट। ये लो साहब क्वेश्चन कंप्लीट। तो इजी सा क्वेश्चन पूछा था 5वां, कोई इतना दम नहीं था। आइए साहब 5वें के बाद फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है बढ़िया क्वेश्चन है, पेबैक पीरियड का क्वेश्चन है बेटा ये, कैपिटल बस्टिंग का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मन्नू लिमिटेड वांट टू बाय अ न्यू मशीन, वो एक नई मशीन खरीदना चाहती है। इट्स कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड इन 5 ईयर बाय सेविंग देयर फ्रॉम, ये बोल रहा है कि 5 साल में रिकवरी हो जाएगी, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल में रिकवर हो जाएगा। तो मुझे मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसने टाइम दे दिया एस्टिमेट 5 साल है। अगर मेरा पेबैक पीरियड 5 साल से कम है तो मुझे मशीन खरीद लेनी चाहिए, अगर ज्यादा है तो फिर मुझे मशीन परचेज नहीं करनी। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा है जिसे अपन इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं ना, वो दे रखा है 3 लाख रुपए का। आगे एनुअल सेल यानी कि सेल दे रखी है मेरे को 4 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट है 60%, तो वही सेल का 60% होगा। फिक्स कॉस्ट दे रखा है अदर देन डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा 20,000 की फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है। लाइफ दे रखी है मशीन की 8 साल,
लाइफ दे रखी है सब 8 साल और टैक्स रेट दे रखी है 30%। एडवाइस की मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो भी किससे, पेबैक पीरियड, क्योंकि शुरुआत में उसने लाइफ दे दी 5 साल कि 5 साल में पैसा रिकवर हो जाना चाहिए। चलिए अगर पेबैक पीरियड चाहिए तो मुझे सीएफएडी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन सीएफएडी। तो ये लीजिए साहब, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएडी। सबसे पहले सेल दे रखी है, तो सेल दी गई थी 4 लाख रुपए की, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो 4 लाख का 60% 2,40,000। तो ये आ जाएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 1,60,000। देन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, वो दे रखा है 20,000, तो ये आ जाएगा 1,40,000। इसको यहां पे बोलेंगे बेटा पीबीटी। चेक माइनस किया जाएगा डेप्रिसिएशन, तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा पीबीटी माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स की रेट दे रखी कितनी 30%, तो ये आ जाएगा अपना पीएटी। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन निकालना है, तो पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ये लीजिए साहब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए की, स्क्रैप 0 है और लाइफ दे रखी है 8 साल। तो 3 लाख डिवाइड बाय 8 करते तो 37,500 का टेप आ गया। इस 37,500 को ना रखते, माइनस करो 1,40 माइनस 37,500 1,02,500। इसका करना है मुझे 30%, तो इंटू 30%, तो ये लीजिए 30,750 माइनस करिए तो ये आ गया 71,700। अब बेटा पेबैक पीरियड निकालते हैं। तो वहां पढ़ा था अपन ने कि अगर सीएफएटी, अच्छा सीएफएटी निकालना ना अपन को, इसमें डेप्रिसिएशन भी तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस डेप 37,500। सीएफएटी कितना आ रहा है 1,09,250, 1,09,250। ये अपना क्या दे रखा है सीएफएटी की वैल्यू। डन है। अब अपन ने पढ़ा था पेबैक पीरियड में अगर सीएफएटी हर साल एक जैसा है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ हर साल कितना है 1,09,250। ठीक है, तो आइए अगर बात करें पेबैक पीरियड की, तो फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल सीएफएटी। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 3 लाख है, एनुअल सीएफएटी की बात करें तो वो है 1,09,250। तो कितने साल आ जाएंगे 2.75 ईयर। और उसने एस्टिमेटेड क्या बताया था 5 साल। तो लिख दीजिए अपना डिसीजन। मशीन शुड बी परचेज्ड और लिख देना बिकॉज पेबैक पीरियड इज लेस देन 5 ईयर। डन है। तो एक इजी से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 2021 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसने पूछा है 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 10वां। पढ़िए 10वें क्वेश्चन में क्या है। अच्छा 10 से पहले एक और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी में को दे रखा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। चलिए आते हैं 2 क्वेश्चन और मतलब इसके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 कि एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है इसका और एक शेयर है 10 रुपए का, ये भी बोल दिया। वो दे रखा है टोटल 20 लाख।
रिटेन अर्निंग भी दे रखी है, रिटेन अर्निंग दे रखी है 10 लाख रुपए की। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और एक शेयर है 100 रुपए का, वो दे रखा है 5 लाख रुपए का। 12% डिबेंचर है, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 15 लाख। आगे द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सेल फॉर ₹30, यानी कि मार्केट में भी कितने में बिक रहा है, 30 रुपए में। तो ये लीजिए मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है 30 रुपए। इट इज एक्सपेक्टेड द कंपनी विल पे डिविडेंड 3 पर शेयर दिस ईयर, यानी कि डिविडेंड दे रखा है, बोल तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 3 रुपए। टैक्स रेट दे रखी है राजा 30%। अज्यूम 30% इनकम टैक्स और इंडिविजुअल शेयर होल्डर, इसे बोलते हैं टीपी, पर्सनल टैक्स रेट, ये भी कितनी दे रखी है, 30% ही दे रखी है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट करिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है साहब, कोई दमदार क्वेश्चन है नहीं, इजी से क्वेश्चन पूछा है। तो आइए कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स और प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला था। सोर्स में लिखते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो दे रखी राजा बेटा 20 लाख। रिटेन अर्निंग दे रखी है, वो दे रखी है 10 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो दे रखा है 5 लाख। 12% डिबेंचर है, वो है 15 लाख। टोटल कितना हो गया, 15 5 20 10 50 लाख। वेट निकालने का तरीका बताता है, इसको 1 लाख से डिवाइड कर दो तो 3 2 5 यानी कि तो 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, टोटल 50। अब मुझे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो ये लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले निकालते के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। डिविडेंड भी दे रखा है 3 रुपए, मार्केट प्राइस दे रखी 10, 3/10 गुणा 100, तो कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। डन, आगे बढ़ते हैं। तो के आर आ रहा है रिटर्न अर्निंग, इसका फॉर्मूला होता है के इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज रेट। के दे रखा है 30, 1 माइनस टीपी 0.30, 0.30 कैसे टैक्स रेट में जाएगा, इसको हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.30, इधर भी कितना बचेगा 0.30, तो कितना हो जाएगा 21। डी का मतलब होता है ब्रोकरेज रेट वो 0 है, तो ये लीजिए 21% है। थर्ड प्रेफरेंस शेयर की, कोई बात नहीं, ये जो दे रखी है यही हो जाएगी, ये आफ्टर टैक्स होगी। आगे बात करते हैं केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो बेटा यहां हमेशा आफ्टर टैक्स लेते हैं, एक तो होगा बिफोर टैक्स और एक क्या होगा आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स की बात करें तो इसके आगे भी रेट कितनी दे रखी है 12%, तो ये बिफोर टैक्स हो गया। मुझे निकालना है आफ्टर टैक्स, तो बहुत इजी, केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। केडी बिफोर टैक्स है 12 इनटू 1 माइनस टैक्स रेट है 30, तो ये हो गया 8.4%। डन, तो रख दीजिए के दे रखा है 30, के आर 21, ये 9 है और ये है 8.4। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 20 गुणा 30 600, 10 इंटू 21 210, 5 गुणा 9 45, 15 इंटू 8.4 126। इसका टोटल करते तो ये आ गया 981। बस लगा लीजिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला, समीशन प्रोडक्ट समीशन वेट। प्रोडक्ट है 981
डिवाइड बाय 50, तो ये आएगी 19.62%। ये आएगी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इट। तो बेटा 20 नंबर में था तो कोई इतनी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाई। डन है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी मिसप्रिंट है, जिसका आंसर है इसने टैक्स रेट 35% ले लिया, जबकि अपने क्वेश्चन में 30% है, तो अपन ने 30% से किया। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है 30% के हिसाब से, इसने 35% के हिसाब से आंसर कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से करना, हो सके 2023 के पेपर में तुम्हें दिख जाए 20 नंबर। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 10 कि सन लिमिटेड कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग अ प्रोजेक्ट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर एस फ्लो। कैश फ्लो दे रखा है, ईयर दे रखे 0 से लेके 4 तक, कैश आउटफ्लो दे रखा है, कैश इनफ्लो दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दे दिया 10% का इसने निकाल के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी 10%, आपको बोला है कि स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 4 ईयर की है 50,000। कैलकुलेट करो नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं पीवीओएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर बात करें तो ईयर, आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आ जाएगा। एक और ऐसे अपन ने कैपिटल वेस्टिंग का क्वेश्चन किया था, तो उसमें अपन ने जो इनिशियल कॉस्ट उसे पीवीओएफ माना था। बेटा वो इसलिए माना था क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो दो दे रखे, 0 ईयर पे 2 लाख दे रखा है और 1 ईयर पे 40,000 दे रखा है। जब ऐसे ईयर वाइज दे रखा है तो आपको इसी तरीके से निकालना है। तो 0 ईयर हो गया, अरे फर्स्ट ईयर हो गया, 0 ईयर पे दे रखा है 2 लाख, फर्स्ट ईयर पे दे रखा है 40,000, तो 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 होगा। और रही बात 1 ईयर का, देखो इधर डिस्काउंटिंग फैक्टर में दे रखा है 10% के हिसाब से 0.909। बेटा ये भी निकालना सिखाया था मैंने, देखना पुराने वीडियो में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ गया 2 लाख, इधर कितना आएगा करिए 36,360, तो ये हो गया 236,360 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। इसी तरीके से अपन को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना है, तो ये लीजिए पीवीआईएफ, फुल फॉर्म होती है इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ये लिखते हैं तो 1 से 4 दे रखे, तो 1 2 3 4 और 4 को 2 बार लिखते हैं, फिर क्योंकि स्क्वायर वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन। तो आइए करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में दे रखा है 50,000, इसे सीएफएटी देते हैं ना, तो ये लीजिए 50,000, क्योंकि 0 ईयर में कुछ भी नहीं दे रखा है। सेकंड ईयर में दे रखा है 70,000, थर्ड ईयर में दे रखा है 1 लाख, फोर्थ ईयर में दे रखा है 1,20,000, और एक और फोर्थ है यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आती है बेटा, तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी फोर्थ ईयर में कितनी 50,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करें तो 1 ईयर का तो 0.909, दूसरे साल का है 0.826, तीसरे साल का है 0.751, फिर है 0.683 और 0.683। डन, क्योंकि ये भी 4 है ये भी 4 है, तो इनका दोनों का सेम आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के लिए कितना आएगा देखते हैं। तो 50,000 इंटू 0.909 करते हैं तो ये आ गया 45450। 70,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करते हैं 57,820। 1 लाख को 0.751 से करते हैं 75,100। 1 20 को करते हैं 0.683 से 81,960, और लास्ट में 50,000 इंटू 0.683 तो
तो 34,150, इसका टोटल करते हैं बेटा तो ये आ रहा है 294,480, ये अपना पीवी है। अब निकालना क्या है एनपीवी, तो ये लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू पीवीआईएफ माइनस पीवीओएफ। पीवीआईएफ है 294,480 ये रहा, और ये है अपना 294,480 माइनस 236,360 58.20, ये लीजिए अपना एनपीवी है। साथ ही एनपीवी के बाद उसने प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की भी बोला है, तो ये लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में अपन बोलेंगे पीआई। इसका फॉर्मूला होता है पीवीआईएफ अपॉन पीवीओएफ। पीवीआईएफ की बात करते हो 294,480, पीवीओएफ की बात करते हो 236,360। तो सॉल्व कर लेते हैं 294,480 236,360, तो ये आ गया 1.25। ये लीजिए साहब 2021 का अपना पेपर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था 2021 में। 2022 के अगर पेपर की बात करो तो बेटा उसमें इतना कोई दम नहीं है, वो तुम करना है तुम्हें। उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था रेशो का, करंट रेशो और क्विक रेशो का, क्योंकि 2022 का है तो वो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है नहीं अपने लिए। तो एक पूछा था लीवरेज का, तो इजी से क्वेश्चन पूछा था लीवरेज का भी उसमें 2022 में। एक पूछा था एआरआर का, तो वो भी इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा अपन पहले कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन पूछा है इसने, अगर बात की जाए तो हाँ एक 10वां क्वेश्चन पूछा है इसने, सेम यही क्वेश्चन है, बस अमाउंट चेंज करनी है। बाकी एक ही क्वेश्चन पूछा है, ये 10वां क्वेश्चन है। एक मार्जिनल कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन पूछा है, बस और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब इजी से पेपर था, ज्यादा दम वाला पेपर नहीं था 2022, तो उसे तुम घर पे चाहो तो आसानी से सोल्व कर लो। रही बात बेटा अपन को थ्योरी पढ़नी है, ध्यान रहे थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि 2 से 3 यूनिट में दोनों क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, एक तो ये क्वेश्चन है, और साथ ही इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो ये 20 नंबर के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस। बेटा इंपॉर्टेंस को 3 तरीके से पूछ सकता है, आरबीडी में क्वेश्चन दे रखा है, या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डायरेक्ट इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, या फिर लाइफ ब्लड के नाम से क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या माना जाता है, लाइफ ब्लड माना जाता है बिजनेस का, तो वो भी। और एक और क्वेश्चन है की सक्सेस वाला, पढ़ना मिल जाएगा। तो तीनों का आंसर सेम ही है, इंपॉर्टेंस ही पूछ रहा है वो तीनों का आंसर क्या है, सेम है। साथ ही वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल को जो अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर को पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को जो अफेक्ट करते हैं उन कैपिटल उनको फैक्टर को पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट, जिन तीनों का क्वेश्चन सेम है, तो 4 क्वेश्चन ये हो गया। एक हो गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होती है, ठीक है, और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो ये एक बेटा डिविडेंड में क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ना है थ्योरी का, वैसे इस बार डिविडेंड में से फुल चांसेस है कि वो काय का क्वेश्चन पूछेगा, अपने डिविडेंड में से क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। लेकिन अगर थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी में वोल्टर और क्या बोलते हैं अपने एमएम अप्रोच, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर वो थ्योरी नोट लिखने के लिए बोला जा सकता है। साथ ही एक क्वेश्चन है, अगर कैपिटल बजटिंग में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो यहाँ से थ्योरी बनती है कैपिटल बजटिंग होता क्या है और कैपिटल बजटिंग के मेथड के बारे में बताना है। तो कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद मेथड में क्या क्या बताना है। एक तो पेबैक पीरियड है, एआरआर है, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक, अगर आईआरआर लिखना चाहो तो वो भी लिख देने की 5 मेथड आपको बतानी है। डन है। इसके बाद एक टंडन कमेटी के बारे में क्वेश्चन दे रखा होगा आरबीटी में, जिसमें 3 मेथड दे रखी है, मेथड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। साथ ही डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर कौन से फैक्टर करते हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो ये 7-8 क्वेश्चन जो मैंने बताया इनको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना, आरबीटी में भी मिल जाएगा, वर्कशीट सीरीज में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बेटा पेपर बहुत इजी आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। एफएम का पेपर बहुत लंबा पेपर आएगा, बस थ्योरी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट इसका।